नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने एक एस्टेट 2019 कंप्यूटर साइंस सॉल्यूशन 1 बाय 1 मैं हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं, जिसका 5th पार्ट आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं एस्टेट के अंदर। उसमें से 40 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके हैं। जिसने नहीं सुना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर सुन लें। तो आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 2007 से क्वेश्चन आया हुआ है ये। इसके अंदर शॉर्टकट की दी हुई है Ctrl+H। Ctrl+H के कॉरस्पॉन्डिंग हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। Ctrl+H जो यूज होता है वो यूज होता है हमारा रिप्लेस, किसी भी चीज को रिप्लेस करना है। और किसको? टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए हम Ctrl+H यूज करते हैं। तो आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, और ऊपर मेन्यू बार होता है, उसके अंदर भी जाके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। एक होता है Ctrl+F। तो ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूजन रहती है। ये फाइंड के लिए यूज होता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च करना है तो आप फाइंड यूज करते हो। ठीक है जी। तो Ctrl+H अगर आ जाता है तो रिप्लेस करने के लिए होता है, Ctrl+F का मतलब है फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, शो हेडर एंड फुटर ये लिखा हुआ है। इसका जो शॉर्टकट की है वो होती है हमारी Ctrl+V। Ctrl+V जैसे ही आप करोगे तो एक व्यू बार खुल जाएगा। ठीक है। अब व्यू बार के अंदर आप जैसे ही व्यू के अंदर जाओगे तो आप H प्रेस करना। H प्रेस करते ही हेडर फुटर शो हो जाएगा। ठीक है। तो Ctrl+V के देन इमीडिएटली बाद आपको H प्रेस करना है। ठीक है। तो आपका हेडर फुटर ओपन हो जाएगा। तो ये हेडर एंड फुटर के लिए होता है। हाइड सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं Ctrl+*, या इसका दूसरा शॉर्टकट है Ctrl+Shift। एस्टिक जो है 8 के ऊपर लिखा होता है, तो शिफ्ट के साथ हम 8 को प्रेस करेंगे तो आपका इसका मीनिंग भी यही है, Ctrl+*. ठीक है जी। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, Ctrl+H के लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सेकेंड। तो 1, 3rd और 4th ये इनकरेक्ट है। क्लियर? इस तरह से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, मास स्टोरेज डिवाइस। कौन सा ऐसा मास स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम रीअरेंज, रीलोकेटिंग many small non-contiguous block of data into few contiguous big size of block। तो देखिए, एक होता है फ्रेगमेंटेशन और एक होता है डीफ्रेगमेंटेशन। ठीक है जी। डीफ्रेगमेंटेशन, तो दोनों का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े करना। ठीक है। मान लीजिए एक ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक है, इसको आप फ्रेगमेंट में तोड़ देते हो। मान लीजिए इसका साइज है 1000 KB, तो आप इसको ब्लॉक में तोड़ देते हो। मान लीजिए ये 300 का हो गया, 200 का, ये 400 और ये 100। ठीक है। तो इस तरह से आपने 4 ब्लॉक बना दिए, 300, 200, 400 एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। दैट इज नोन एज ए फ्रेगमेंटेशन। ठीक है जी। डीफ्रेगमेंट क्या होता है? डीफ्रेगमेंट होता है कि आपके अलग अलग नॉन कॉन्टिजियस ब्लॉक फ्री है। मान लीजिए ये फ्री ब्लॉक है जिसका साइज है कितना? 200 फॉर एग्जाम्पल, और एक ब्लॉक ये है 100 का, ये भी आपका फ्री है, और ये फील्ड है। ये वाला जो ब्लॉक है वो फील्ड है। ठीक है जी। और ये वाला जो ब्लॉक है ये भी फील्ड है। मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये फील्ड है और ये फ्री है। तो फ्री ये क्या है? कॉन्टिजियस नहीं है, नॉन कॉन्टिजियस है। कॉन्टिजियस का मतलब होता है एक साथ। ये नॉन कॉन्टिजियस है। 200 के बाद फील्ड आ गया, फील्ड के बाद फिर नॉट फील्ड आ गया। ठीक है। तो ये क्या कहता है, इसको हम कॉन्टिजियस में चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये फील्ड था, ये फील्ड वाला यहाँ पर था, और ये वाले फील्ड को हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये फील्ड को ऊपर ले गए, और ये वाला जो स्पेस है 200 और 100 दोनों को मिला के 300 हमारा फ्री स्पेस हमने बना दिया। तो इसको बोलते हैं हम एक छोटे छोटे ब्लॉक जो थे वो नॉन कॉन्टिजियस में, उसको हमने मर्ज करके एक बिगर साइज का ब्लॉक बना दिया। तो इसको बोलते हैं हम डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब है जो टुकड़े हो रखे हैं
उसको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़े करना, डीफ्रेगमेंटेशन दैट इज अपोजिट ऑफ द फ्रेगमेंटेशन, यू कैन से उसको जोड़ना। तो इसको जोड़ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डीफ्रेगमेंटेशन, ठीक है जी। पेजिंग, बूटिंग, रीस्टोरिंग, ये तीनों के तीनों, पेजिंग जो यूज़ करते हैं हम वो पेज टेबल में यूज़ करते हैं, पेजेस में डिवाइड कर देता है वो। बूटिंग हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहे होते हैं तो बूटिंग होती है सबसे पहले। तो बूटिंग का मतलब ये होता है रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग का मतलब है जैसे कि आप कई बार रिसाइकिल बिन में देखते होंगे, तो रिसाइकिल बिन के अंदर आपने देखा होगा, आपने डिलीट कर दिया विदाउट शिफ्ट, तो होगा क्या, आप वो वहाँ से तो डिलीट हो जाता है मगर रिसाइकिल बिन में चला जाता है। तो रिसाइकिल बिन में आप जब रीस्टोर करते हो तो उसकी एक्चुअल पोजीशन जो थी अगेन वहीं पर ही वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द रीस्टोरिंग। क्लियर। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर, नॉट वैलिड पेयर ऑफ इनपुट डिवाइस। देखिए इनपुट डिवाइस का वैलिड पेयर कौन सा नहीं है। तो लाइट पेन और डिजिटल कैमरा, इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जहाँ से हम, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, वहाँ पर हम प्रेस करते हैं, इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस हो जाएंगे सारे के सारे। लाइट पेन में भी जैसे कि मैं ये जो पेन यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी एक लाइट पेन की तरह ही है, तो वो भी आप क्या है इनपुट दे रहे हो तब ये दिख रहा है आपको, ठीक है। डिजिटल कैमरे में भी आप क्लिक करते हो तो आपकी इनपुट कैप्चर होती है, तो दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइस। मगर यहाँ पर पूछा हुआ है नॉट वैलिड, तो ये तो वैलिड है, ठीक है जी। स्कैनर में भी आप स्कैन करते हो, इनपुट देते हो मतलब पेज लगाते हो। माइक्रोफोन में भी आप इनपुट प्रोवाइड करते हो, तो ये भी वैलिड है, आपका इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक, ये हमारा गेम्स में यूज़ होता है, तो ये भी वैलिड है। मगर प्लॉटर, प्लॉटर जो होता है वो होता है आपका आउटपुट डिवाइस, दैट इज नॉट ए इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इसने पूछा है कि नॉट वैलिड पेयर कौन सा है। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, मगर इसमें इनपुट डिवाइस दोनों के दोनों नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका इनकरेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर पोर्ट। देखिए कंप्यूटर पोर्ट जो आपके लगे होते हैं जिसमें हम यूएसबी पोर्ट और इस टाइप से बोलते हैं, तो यहाँ पर यूएसबी आया हुआ है। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल, कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है इसकी एस्टेट के अंदर, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ये आपका पोर्ट होता है जिसमें हम यू कैन से माउस का प्लग भी लगा सकते हैं, किसी को मोबाइल में चार्जिंग करनी है तो वो भी लगा सकते हो आप, मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी आपका यूएसबी पोर्ट यूज़ होता है, हार्ड डिस्क से डाटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी आपका यूज़ होता है। PS2, दैट इज़ द PS का मतलब होता है पर्सनल सिस्टम, और ये ऑब्लिक में 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड है, जो कि ये भी एक पोर्ट की तरह ही हमारा यूज होता है, जिसमें अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। SI ये भी एक पोर्ट होता है जिसकी फुल फॉर्म है सीरियल सिस्टम, सीरियल, इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, तो सीरियल नहीं आएगा यहाँ पर, इसकी जो फुल फॉर्म हमारी है दैट इज़ द स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम, सीरियल नहीं आएगा, सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। ये भी एक पोर्ट होता है आपका जिसमें हम इसको भी यूज़ करके, जैसे कि आप देखते होंगे अलग से इंटरनली मदरबोर्ड और ये इस तरह के कनेक्ट करना है तो SCI के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो POP3 है, POP3 दैट इज़ ए प्रोटोकॉल नॉट ए पोर्ट, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल होता है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर पोर्ट पूछा हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये मैंने पिछली वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें भी ये वाला मैंने बताया था, फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बूलियन एक्सप्रेशन दैट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर दिया हुआ है YZ प्लस Z, तो देखिए कॉमन निकाल सकते हैं आप, मिनिमाइज करना होगा इसमें, Z कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पर रह जाएगा Y प्लस 1, तो 1 के साथ कोई भी वैल्यू आप ऐड कर दो, या तो 0 या 1, रिजल्ट क्या आएगा 1, मतलब देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द दिस वन, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 1, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 इंटू में Z, 1 मल्टीप्लाई कुछ भी हो तो 1 के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो
वन आ जाता है, मतलब इसका इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है जी, जो ये वैल्यू दे रहे हो आप वही वैल्यू यहाँ पर आ रही है, इसका मतलब है ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, जेड। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये इनकरेक्ट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CSMA-CD, ये जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन होता है, तो इसके अंदर आप ये देखिए कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ टर्म्स दी हुई है, तो थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं इन टर्म्स का क्या है। तो यहाँ पर देखिए CSMA-CD सबसे पहले दिया हुआ है, ये मैंने अभी फुल फॉर्म बताई आपको। इसकी बैंडविड्थ दी हुई है 10 Mbps। ठीक है, बैंडविड्थ यहाँ पर गिवन है। मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम होता है डिले, तो इंक्लूडिंग डिले इन द डिवाइस एंड इंक्लूड इग्नोरिंग द टाइम नीडेड टू सेंड ए जैमिंग सिग्नल। ये इसने बता दिया प्रोपेगेशन टाइम में क्या क्या चीज़ हम इंक्लूड कर रहे हैं, और उसका जो टाइम दे रखा है 25.6 माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द फ्रेम। ये एज इट इज आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है फोरोजन, वहाँ से ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है, वही क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ट्रांसमिशन टाइम आपको दिया हुआ है, मतलब जो प्रोपगेशन टाइम है वो आपको गिवन है। तो प्रोपगेशन टाइम यहाँ पर अगर हम निकालें मिनिमम फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम क्या होगा, तो मिनिमम फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम जो आपको गिवन है प्रोपेगेशन टाइम, वो होता है आपका टी ऑफ एफ आर दैट इज इक्वल टू 2 × TP। ठीक है, टी ऑफ एफ आर इज द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम एंड TP इज द प्रोपेगेशन टाइम। तो प्रोपेगेशन टाइम आपको गिवन है, प्रोपेगेशन टाइम कितना गिवन है 25.6, तो 2 × 25.6 अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 51.2। ये कितना है, माइक्रो सेकेंड। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन वर्स्ट केस, इसका मतलब है इन वर्स्ट केस स्टेशन नीड्स टू ट्रांसमिट फॉर ए पीरियड ऑफ 51.2 माइक्रोसेकेंड टू डिटेक्ट द कोलिजन। क्योंकि देखिए CSMA-CD यहाँ पर दिया हुआ है, CSMA-CD का मतलब यही होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम वर्स्ट केस में ये मान के चलते हैं कितने टाइम बाद हम कोलिजन, मतलब हमारे सिस्टम में कोलिजन डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिटेक्ट का मतलब है फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मिनिमम साइज ऑफ द फ्रेम वो कितना यहाँ पर दिया हुआ है, बैंडविड्थ दी हुई है। तो मिनिमम साइज ऑफ द फ्रेम जब हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिनिमम साइज ऑफ द फ्रेम इज दैट इज 10 Mbps, जो बैंडविड्थ दे रखी है, बैंडविड्थ इनटू में जो हमारा टाइम है 51.2 माइक्रो सेकेंड। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512, ये बिट में आएगा, और अगर हमें बाइट में आंसर निकालना है तो डिवाइड बाई 8 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 64 बाइट। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 बाइट इज द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ये बिल्कुल एज इट इज फोरोजन में दिया हुआ है, तो वहीं से ये एज इट इज क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ये टर्म यूज करते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए, वो यूज होती है CRC की फुल फॉर्म पूछी हुई है बेसिकली। तो बहुत ही सिंपल फुल फॉर्म होती है हमारी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये हमारा डिवीजन के अंदर जब हमें चेक करना है तो उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर सेवरल कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज फॉर सिग्नल रेट इन द लिटरेचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से अगेन ये क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा है कि काफ़ी
टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करते हो तो उनमें से कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं होती है सिग्नल रेट के लिए, ये पूछा हुआ है। कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ नहीं करते हो आप? तो मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन। मीनिंग बिट रेट का मतलब क्या है? बिट रेट का मतलब होता है कि आपकी नंबर ऑफ बिट, हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट, बिट क्या होती है? 0 और 1 की फॉर्म में, 0 एंड 1 की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है आपकी पर यूनिट, ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम। तो वो होता है आपका बिट रेट। बोर्ड रेट क्या होता है? बोर्ड रेट भी आपका सिग्नल के लिए यूज करते हैं हम। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, यूनिट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। तो वो होता है आपका बोर्ड रेट। और एक होता है मॉड्यूलेशन रेट। मॉड्यूलेशन रेट का मतलब होता है यूनिट पर सेकेंड। मॉड्यूलेशन रेट का मतलब होता है यूनिट्स पर सेकेंड, ठीक है। और यूनिट क्या हो सकती है? आपकी पल्स भी हो सकती है, यूनिट आपकी पल्स भी हो सकती है, ये सिग्नल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सेकंड, फोर्थ और बिट, ये तीनों के तीनों आपके कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होते हैं सिग्नल के लिए। मगर पल्स रेट इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि पल्स रेट यहाँ पर यूज ना होके पल्स रेट किसी ना किसी अनदर टेक्निक में यूज होती है, कंप्यूटर नेटवर्क में सिग्नल के लिए यूज नहीं करते। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएसआई मॉडल। अगर कंप्यूटर नेटवर्क आपने पढ़ा है तो ओएसआई की फुल फॉर्म तो इनफैक्ट 10th क्लास 11th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये लेयर यूज करते हैं हम, ओएसआई 7 लेयर होती है हमारी, ठीक है, उसके लिए यूज होता है हमारा ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4th। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। सी प्लस प्लस में हम ये एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पिछली वीडियो में भी आ चुका है, उसमें हमने ये देखा था कि कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। तो प्राइवेट हमारा होता है, पब्लिक भी होता है और प्रोटेक्टेड भी होता है। तीनों के तीनों एक्सेस मॉडिफायर हैं हमारे। मगर म्यूटेबल, म्यूटेबल कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता सी प्लस प्लस में। ये बेसिकली एक क्लास है, म्यूटेबल क्लास होती है जावा के अंदर। जावा के अंदर हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये सी प्लस प्लस का कंसेप्ट नहीं है। ये एक्सेस मॉडिफायर जो है हमारे वो नहीं होता म्यूटेबल। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4th। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।